हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माले और एसएमसी क्रॉम ट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी बेहतर हुई है। इस हफ्ते यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, डॉलर में हल्की सी मजबूती जरूर देखने को मिली है, लेकिन इन सब के बीच आपकी टॉपिक्स कहाँ है? गुड इवनिंग मनीषा। यस, डेटा पैक वीक है। एक तरफ से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, दूसरी तरफ से नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है, जैसे आपने सही बताया। बट इन सारे वोलेटिलिटी के बीच में अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड करना चाहूँगा तो दो कमोडिटी में ट्रेड करना चाहूँगा। पहले तो गोल्ड में सेल करना चाहूँगा 47,980 के आसपास में। अक्टूबर वायदा जो है वो सेल करूँगा। 48,220 का स्टॉप लगाऊंगा और नीचे में टारगेट करे हुए 47,500। फर्स्ट कमोडिटी गोल्ड के लिए रहेगी, दूसरी कमोडिटी कॉपर स्पेसिफिक रहेगी, बिकॉज कॉपर में न्यू स्पेसिफिक रिपोर्ट्स है जहाँ पे लेबर इश्यूज के कारण सप्लाई डिस्टर्बेंस है। मेरे ख्याल से कॉपर में बाई करने की सलाह होगी। अगस्त वायदा 753 पे बाई करने का एडवाइस रहेगा, 750 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 760 के लिए रहेंगे। ऑलराइट, सोने में बिकवाली करनी है, कॉपर में खरीदारी। और वंदना, आपकी टॉपिक कहाँ रहेगी? एग्रीकल्चर में, क्योंकि कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर अब देखने को मिली है। जी मनीषा, और इस प्रॉफिट बुकिंग की बात हम कर रहे थे और एक कॉशियस ट्रेडिंग एडवाइस कर रहे थे। और जिस तरीके से ऑप्शंस में सेलिंग आई है, सीबॉट हो, वहां पे एक इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ऑयल सीड्स हो या रिफाइंड एडिबल ऑयल हो, यहाँ पे करेक्शन का फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू भी रहने वाला है। मैं इसमें ही यहाँ पे सेल रिकमेंड करना चाहूंगी। रिफाइंड सोया ऑयल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फर्दर सेल करके चल सकते हैं और 1395 के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग करना है। 1375 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1405 का। दूसरी कमोडिटी मुझे यहाँ पे लग रही है कि चना में एक बार फिर से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। मॉनसून भी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। तो 5080 के लेवल पे एक बार यहाँ पे चना को सेल करना होगा। इसमें जो टारगेट है वो 5020 का है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 5110 का लगाना होगा। ओके, तो वो राय यहाँ पर खाने के तेलों में और पल्सेस में आती हुई नजर आई है कॉटन के बाद। लेकिन अब कपास खली में भी तेजी का रुझान देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में एनसीडीएक्स पर कोकुड के भाव में करीब 7% का उछाल देखने को मिला है। स्टॉक में कमी और स्थिर डिमांड से कीमतों को सपोर्ट है। ऐसे में कपास खली में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या फंडामेंटल्स हैं, इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल केक इंडस्ट्री एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी नमस्कार। कॉटन में तो अच्छी खासी तेजी है ही, ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर इसमें बनते हुए देखे हैं, लेकिन जिस तरह की बढ़त यहाँ पर कोकुड में देखने को मिली है, जहाँ पर इस साल में अब तक करीबन 50 से 52% तक की बढ़त हम दर्ज कर चुके हैं और काफी हद तक ये जो तेजी है पिछले महीने भर में देखने को मिली है, क्या फंडामेंटल्स आप देखते हैं, किस तरह की सप्लाई है और कैसी मांग है सामने? नमस्कार मनीषा जी, पिछली बार मैं आपसे 3 दिसंबर को जुड़ा था। उस दिन करीब कपाशा के भाव 2150 रुपए हाजिर में चल रहे थे। आज कपाशा का भाव 4100 रुपए। उस समय मैंने कहा था कि इस साल कॉटन की फसल बहुत कमजोर है, 10 से 15% की कॉटन की फसल कमजोर है। उसका रीजन है, उसकी वजह से ये रहा कि आज कॉटन जो 2150 रुपए था वो 4200-4300 रुपए हो गया, करीब करीब डबल भाव हो गए। रुई में भी इतनी तेजी आ गई। इन सब का कारण है कि कॉटन की फसल बहुत कमजोर है, तेल में बहुत ज्यादा तेजी होने की वजह से भी इसका असर हुआ है। और आगे भी ऐसा लगता है कि जो 3100 रुपए का वायदा चल रहा है, क्योंकि 11 गणेश चतुर्थी से हमारी फसल शुरू हो जाती है, तो अभी करीब नई फसल आने में भी 40 से 50 दिन है। तो नेचुरली अभी बहुत टाइम बाकी है और स्टॉक बहुत लिमिटेड है। तो ऐसा लग रहा है कि जो वायदा 3100 रुपए का चल रहा है वो 3700 रुपए भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तेजी यहाँ पर आगे जाके देखने को मिल सकती है। लेकिन सामने मांग कैसी है? इन बढ़े हुए भावों में भी क्लियरली काफी हद तक जो एग्री कमोडिटीज होती हैं इनमें प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होती, लेकिन सामने मांग कैसी देखते हैं आप, और क्या ये मांग बरकरार रहेगी आने वाले महीने 2 महीने? नहीं, डिमांड तो काफी अच्छी है क्योंकि स्टॉक काफी कम है। और ये कपाशा खली जो होती है ना, वो है ना पशु को लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे पेट इससे ही मिलता है। इसकी वजह से चाहे जितनी भी महंगी हो जाए, भले आज चाहे 4000 रुपए खली चली, अगर 6000 भी होगी तो पशुओं को खिलाना जरूरी है, क्योंकि इससे दूध बनता है। दूध में फैट होता है और फैट से मिठाइयाँ वगैरह जो बनती है वो फैट से ही बनती है, मावा भी फैट से बनता है, घी भी उससे ही बनता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है कॉटन सीड। अगर ये कितनी भी ऊंची हो जाएगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड बनी रहेगी इसकी। ओके और क्लियरली जो कपास की बुआई है हमने इस साल में अब तक करीबन 9 से 10% कम आते हुए देखी है। आपको लगता है कि वो एक सेंटिमेंट भी है जो भावों में इस वक्त प्ले कर रहा है? हाँ, नेचुरली 10%, क्योंकि पिछले साल अभी तक 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी, जो अभी तक 1 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी, जो 1 करोड़ 10 लाख में हुए। नेचुरली उसका फर्क पड़ेगा और टाइम भी अब खत्म हो गया, अब ज्यादा कोई बुआई होने के चांस रहे नहीं है, तो इसका भी नेचुरली असर रहेगा। और कपास भी आज भी 8000 रुपए के ऊपर चल रहा है, तो नेचुरली रुई में भी शॉर्टेज है, खली में भी शॉर्टेज है, सभी में रहेगी। तो नेचुरली इस बार बाजार डाउन जाने की उम्मीद कम है।
और अब आने वाले समय में हो सकता है 600-700 रुपए हाजिर में और वायदे में बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल राइट सुधीर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ से भी तेजी की उम्मीद है, 600-700 रुपए की बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। वंदना, आप कैसे देखती हैं ऑन चार्ट्स, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। 7% की तेजी तो पिछले हफ्ते 10 दिन में आती हुई नजर आई है। जी मनीषा, यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो काफी क्लियर और काफी कमोडिटीज में क्लियर है। इंटरनेशनल लेवल पे भी सप्लाई नहीं है और सीसीआई के पास स्टॉक नहीं है, सोइंग यहाँ पे डिलेड है और एक्सपोर्ट डिमांड जो है इस लेवल पे भी काफी बढ़िया बना हुआ है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स है ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा बुलिश जो ट्रेंड है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है डिस्पाइट हायर प्राइसेस। मैं यहाँ पे बाइंग की ही सलाह दूंगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3085 के लेवल पे एक बार बाय करके चलना चाहिए। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को 3200 का एक टारगेट लेके चलना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 3035 का। जो मिड टर्म की यहाँ पे सोच रहे हैं, मिड टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग करने की, उनके लिए ये जो टारगेट रहेगा वो 3450 का होगा। और इसके साथ ही कॉटन में आप क्या देखती हैं वंदना, क्योंकि वहां पर भी तेजी जारी है, 27,000 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। इवन एज कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह के हायर हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, जिस तरह से बुआई यहाँ पर पिछड़ी है, मांग यहाँ पर भी कॉटन मिल्स की तरफ से बरकरार है। यहाँ पर आगे जाकर अब क्या प्राइस व्यू है? जी मनीषा, कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज में ज्यादातर यही ट्रेंड है कि बाजार जो है चाहे हाजिर में वो वेट कर रहे हैं करेक्शन का, थोड़ा भी करेक्शन आ रहा है वहां पे फिर से फ्रेश बाइंग जो है वो बन रही है, खासकर स्पॉट मार्केट में हो या फिर एक्सपोर्ट डिमांड हो। तो चाइना की तरफ से भी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो करंट अभी थोड़ा सा रिसेंटली एक फॉल आया था वहां पे फिर से बाइंग हो सकती है और घरेलू बाजार में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग फिर से कंटिन्यू यहाँ पे होगी। तो कॉटन में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो, अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ, थोड़ा सा लंबा यहाँ पे नजरिया देना चाह रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 27,200 से 27,500 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब तक फ्रेश अराइवल नहीं है तब तक प्राइसेस हर करेक्शन पे एक जो बाय है वो यहाँ पे बन रहा है। और काफी वॉलेटाइल यहाँ पर भाव भी हैं। हमारी स्क्रीन पर ही हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर मूव्स आते हुए नजर आए हैं। वंदना, एक व्यू आपसे खाने के तेलों पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत आज की फिर से बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन अब 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर सोयाबीन में है। क्लियरली इंटरनेशनल क्यूज तो यहाँ पर है ही, क्योंकि वहां पर हमने आज सेल ऑफ होते हुए देखा है। लेकिन क्या हम ब्लाइंडली यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या आज की बात आप यहाँ पर मुनाफा वसूली लेकर चलेंगे, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है? क्योंकि फंडामेंटल्स भारतीय बाजारों में तो अभी भी यहाँ पर स्ट्रांग है, माल नहीं है, बुआई अभी भी पिछड़ी हुई है, फेस्टिवल सीजन दरवाजे पर है, तो मांग वहां से भी निकल के आएगी। मनीषा, ये काफी बार देखा गया हुआ है कि जो अपना जो ऑयल सीड्स मार्केट है वो डिकपल होकर इंटरनेशनल मार्केट से काफी बार ट्रेड किया और काफी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहा है। पिछला हफ्ता थोड़ा सा अनयूजुअल था, जो कि हम डिकपल होते हुए देखे थे इंटरनेशनल मार्केट अपना घरेलू बाजार को। मंथली चार्ट पे देखो तो सीबॉट जो है 3 महीनों से एक स्टैग्नेशन, एक कह सकते हैं कि टायर्ड है रैली वहां से, और वहां पे इंडिकेशन दिख रहे थे कि यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट और अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है ये थोड़ा सा जो स्प्रेड है ये नॉर्मलाइज होना चाहिए, प्राइसेस नीचे की तरफ थोड़े से मूव होने चाहिए। बाजार तैयार है कि 5 to 7% का एक बार फिर से मुनाफा वसूली हो, वहां पे एक बार फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि रैली थोड़ी सी हीटअप है और डीएमपी में भी यहाँ पे 7% का हम लोग ने एक फॉल आते हुए देखा था। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी करेक्शन साइड में ही रहना चाहिए। रिफाइन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट एक बार 1360 तक नीचे की तरफ आ सकता है। सीपीओ में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत फॉल आते हुए यहाँ पे देखा है, 1080 मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट जोन रहेगा इस कमोडिटी के लिए। और जिस तरीके से क्रूड में भी थोड़ा सा करेक्शन है उसका भी एक प्रेशर आते हुए दिखेगा सीपीओ में। तो मेरे ख्याल से फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेल साइड में रहना बेहतर है, और जो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है मेरे ख्याल से उन्हें 5 to 7% का एक करेक्शन आता है, वहां से फिर से बाइंग की ही सलाह रहेगी। ऑलराइट, 5 से 7% की गिरावट की तैयारी आपको करके रखनी चाहिए फिलहाल खाने के तेलों में, और वहां पर अगर खरीदारी करनी हो तो फिर अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढें। प्रथमेश, आपके पास आना चाहेंगे और एक क्यू में आपसे यहाँ पर मेटल्स पर भी लेना चाहूंगी। आपने ऑफकोर्स यहाँ पर खरीदारी की राय तो कॉपर में दी है, लेकिन जिस तरह से एल्यूमिनियम 10 साल के हाइज पर है और इवन एज चाइना का डेटा आज कोई बहुत स्ट्रांग नहीं आया, उसके बावजूद हमने देखा इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक सपोर्ट बनता हुआ। चाइना फ्लड्स एक तरफ हैं, बाजार को लगता है कि ईवी की मांग अब निकलती हुई नजर आएगी। आप क्या फंडामेंटल्स देखेंगे और क्या आपको लगता है कि ओवरऑल मेटल पैक में यहाँ पर सपोर्ट बनेगा? आई थिंक टेक इनटू कंसिडरेशन सारे फैक्टर्स। यहाँ पे एक तरफ से रिस्क यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट को लेकर है, दूसरी तरफ से चाइना का डेटा अच्छा नहीं है रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग का, उसके अलावा डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से सारे फैक्टर्स को गोल मिलाकर
पॉसिबल जो डायरेक्शन है बेस मेटल का मेरे ख्याल से थोड़ा स्टेबलाइजेशन जोन में दिखता है। बट इन दिनों में स्पेसिफिकली निकल में काफी अच्छी वॉलेटिलिटी रह चुकी है, काफी अच्छी बढ़ चुकी है ये कमोडिटी। मेरे ख्याल से अगर मैं दूसरा कोई कमोडिटी अगर बेस मेटल पैक में कॉपर के अलावा रिकमेंडेशन देना चाहूंगा तो मेरे ख्याल से निकल में पॉसिबिलिटी जो है वो वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है और निकल पॉसिबिलिटी यहाँ से करीब 3 से 4% का वो अपसाइड में दिखा सकता है। आपने सोने में यहाँ पर बिकवाली की राय दी है, और क्या आप चांदी में भी उस तरह का ही रुख देखते हैं, और अगर हाँ तो फिर आपको लगता है कि बुलडेक्स एक बेहतर तरीका है यहाँ पर कारोबार करने का? यस, मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों अगर दोनों कमोडिटी में एक्सपोजर लेना है तो बुलडेक्स बेटर जरिया है इन दोनों कमोडिटी में एक्सपोजर लेने का। तो मेरे ख्याल से अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में ट्रेड नहीं करना है बट बुलडेक्स में ट्रेड करना है तो बुलडेक्स में सेल करने की सलाह रहेगी। अगर फायदा मेरे ख्याल से 14,760 660 के पास एंट्री पॉइंट रहेगा, 14,770 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट करीब 14,440 के लिए रहेंगे। मेरे ख्याल से बुलडेक्स करेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। ऑलराइट, यानी कि 200 रुपए तक की गिरावट या 200 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पर बुलडेक्स की एक्सपेक्टेशन है, आपकी स्क्रीन पर वो स्ट्रैटेजी। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे अब हम, और सबसे पहले राजकोट से गोकुल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार गोकुल, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? गोकुल के साथ यहाँ पर संपर्क टूटा है, लेकिन उनका सवाल पढ़ लेते हैं। सोने के 2 लॉट उन्होंने बेचे हैं 47,800 पे। प्रथमेश, क्या करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा सपोर्ट हमने लौटता हुआ देखा है। ऑफकोर्स सोने के भाव काफी वॉलेटाइल हैं, आपकी सेल की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इनकी बिकवाली 47,800 पे है। ये अपनी पोजीशन का क्या करें? मेरे ख्याल से ये और लॉट ऐड कर सकते हैं और ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप लॉस 48 to 20 रखना चाहिए। नीचे में टारगेट 47,500 तक के लिए पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। प्रथमेश, और अगर निवेशक कोई हो, उनको खरीदारी करनी हो, तो क्या ये लेवल बेहतर है या इंतजार करना चाहिए, और आपके हिसाब से कहां तक सपोर्ट लेवल्स बनेंगे? आई थिंक इफ इट इज फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, आई थिंक जो फिजिकली खरीदना चाहते हैं उनको टाइम करना मुनासिब नहीं है। बट यस, अगर ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से है तो 48,000 भी कोई बुरा भाव नहीं है, बिकॉज यू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑल योर परचेसेस एट वन गो। तो अगर आपकी ज्वेलरी लेने का इंटेंशन है तो यस, यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, और कुछ ज्वेलरी अगर आपका भाव नीचे तक मिले करीब अराउंड 44-45,000 के आसपास वहाँ एक्यूमुलेट करें। बट यस, फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव बाय करना चाहिए। जुलाई का महीना सोने के लिए बेहतर गया है, हमने हल्की सी खरीदारी लौटते हुए देखी। अगस्त एज अ मंथ आप क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे? आई थिंक अपसाइड में पॉसिबिलिटी अराउंड 48,600 से 700 तक पॉसिबिलिटी है, और नीचे में अराउंड 46,100 तक। तो मेरे ख्याल से ये रेंज रहेगा पूरे अगस्त महीने के लिए। बट यस, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है आने वाले इस पर्टिकुलर मंथ में। तो ये स्टॉप लॉस अगर काम करे, अगर आप फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑलराइट, वो सोने में यहाँ पर आया है, हल्की सी गिरावट यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। और अगर आप पूरा महीना देख रहे हैं तो 47,000 के स्तर भी यहाँ पर आपको एक बार टूटते हुए नजर आएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड का जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर आपको प्रथमेश ने बताए। आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र से अब राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, क्या है आपका सवाल? ऑलराइट, इनका भी कॉल यहाँ पर नहीं लगा है। हम इनका सवाल ले लेते हैं। ये ट्रेडर हैं और चना 160 टन इनके पास पड़ा हुआ है। वंदना, क्या राय देंगी, क्योंकि चने में आपको लगता है कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन इनके पास हाजिर माल है, तो आगे जाकर अब यहाँ पर क्या कंसेंसस? जी मनीषा, फेस्टिवल सीजन यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है और डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कंटेंगो में ट्रेड हो रहे हैं। अगला कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए ऊपर है। मेरे ख्याल से हाजिर में है, इन्हें होल्ड करना चाहिए, और बहुत जल्दी एक बार 5250 से 5300 तक के प्राइसेस भी देखने को मिलेंगे। वो एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे ये अपने माल को बेच के मुनाफा ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये लेवल्स यहाँ पर देखने चाहिए। और वंदना, आपको क्या लगता है, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर चने पर बुलिश हैं और माना ये जा रहा है कि आगे फेस्टिविटीज के चलते यहाँ पर और सपोर्ट देखने को मिल पाएगा, तो अगर थोड़ा सा लंबा होराइजन हो, जिनके पास हाजिर माल है वो थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पर जानना चाहते हो, तो फिर क्या रेंज बनती हुई देखेंगी आप? जी मनीषा, लगातार ये फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है, और अगर देखें तो शिपमेंट में कंजेशन है, और सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट से भी थोड़ा सा यहाँ पे डल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका फायदा यहाँ पे किसानों को मिलेगा, और अगर थोड़ा सा हम बढ़ जाए यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर तक जाए यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5400 को यहाँ पे टारगेट करके
चलना चाहिए। 5400 से ऊपर जो रैली आएगी वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी, और मुझे लग रहा है कि एक अपर बैंड बनेगा चने में, और वो होगा 5100 से लेके 5400 तक का। उन स्तरों से फिलहाल चने में नीचे कारोबार हो रहा है और आज तो करीबन 1.5% की मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, पर वो क्लियरली इसलिए है क्योंकि मॉनसून में रिवाइवल आता हुआ नजर आया है और कुछ यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर कारोबार आगे रह सकता है। आगे बढ़ेंगे और एक ट्वीट आया है वो देख लेते हैं। दिल्ली से सुमित ने लिखा है कि MCX बुलडेक्स के 4 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 14,215 पे। यहाँ पर ये इन्होंने खरीदे हैं और जो अगस्त है वो 14,660 पे इन्होंने बेचा भी है। प्रथमेश, इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखेंगे और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इनको अपनी पोजीशंस का? आई थिंक इन्होंने स्प्रेड कर रखा है फ्रंट मंथ और फार मंथ में, तो ऑलरेडी इनकी पोजीशन हेज्ड है, बट यस नियर टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट हैजर्स में उसमें पॉसिबिलिटी जो है नीचे जाने की उम्मीद है, तो अराउंड 14,400 तक का डायरेक्शन लगता है, तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को बैलेंस कर लेंगे। ऑलराइट, ये आपके लिए यहाँ पर राय है। क्लियरली काफ़ी लोग यहाँ पर अब इंडेक्स ट्रेडिंग को देखने लगे हैं और उसका फ़ायदा भी उठाने लगे हैं, तो वो स्ट्रैटेजीज आपके सामने। अब एक फेसबुक पे आया हुआ सवाल ले लेते हैं। अविनाश पटेल बानसकांठा से लिखते हैं कि ये एक किसान है, इनके पास सरसों पड़ी है 500 क्विंटल जितनी, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। वंदना, क्या राय देंगी आप इनको, क्योंकि सरसों में कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है यहाँ पर? मुझे लग रहा है मनीषा ये काफी बढ़िया लेवल है जहाँ पे कि वो मुनाफा वसूल करके घर जा सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि सरसों में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। लंबा अगर होल्ड करके चल सकते हो तो मुझे लग रहा है कि एक बार 78 तक के प्राइसेस मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस भी इतना अट्रैक्टिव है कि एटलीस्ट वो 50% माल को बेच करके मुनाफा ले सकते हैं। ऑलराइट, एक और सवाल है वो ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे आया हुआ हैदराबाद से प्रवीण मलिक लिखते हैं कि कैस्टर के 2 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 5200 के स्तर के आसपास। जानना चाहते हैं कि आगे यहाँ पर क्या क्यों है। कैस्टर में भी वंदना अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है इन लेवल्स पे। अब प्रवीण क्या करें और आगे जाके ओवरऑल आपको फंडामेंटल्स और प्राइसेस कैसे लगते हैं? यहाँ पे जब बाकी कमोडिटीज में मनीषा एक करेक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है कैस्टर ऐसी कमोडिटी है जो थोड़ा सा मार्केट से हटके चलेगी और यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। और जो टारगेट है कैस्टर में, मेरा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट वो यहाँ पे 6000 का है। हालांकि ये काफी मुनाफे में यहाँ पे बैठे, ये मुनाफा वसूली कर सकते हैं, इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है किसी भी करेक्शन पे ये बाय कर सकते हैं फिर से। और जो लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा कैस्टर में रहेगा वो यहाँ पे 5950 का होगा। वंदना, जिस तरह से हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस को रन अप करते हुए देखा है जुलाई के महीने में, अगस्त में आपको लगता है कि वो रिपीट परफॉर्मेंस शायद नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि मॉनसून में रिवाइवल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार थोड़े से थमते हुए नजर आए हैं? क्या उसका फायदा यहाँ पर इंडियन मार्केट्स को मिलेगा या फिर इन्फ्लेशन कंसर्न्स फिर से लौटती हुई देखती हैं आप? मनीषा, मुझे 2-3 यहाँ पे बेयरिश ट्रिगर्स मिले हैं जो ऑफकोर्स मतलब इंडियन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे बढ़िया एक साइन है, मतलब रिलीफ का साइन है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस में सेलिंग बहुत बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका एक दबाव आते हुए हम लोगों ने देखा है। मॉनसून जो बोल रहे हैं कि अगस्त सितंबर का जो मॉनसून है वो यहाँ पे काफी इम्प्रूव्ड मॉनसून देखने को मिलेगा। बहुत इरेटिक रेंज था, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था, टाइमिंग सही नहीं था, लेकिन जो अगस्त सितंबर का जो रेनफॉल होगा एक्सपेक्टेड है कि काफी बढ़िया यहाँ पे होगा। सप्लाई साइड जो है वो शिपमेंट की वो यहाँ पे सरकार ने काफी ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने कि वो ईज हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इम्पोर्ट्स का भी यहाँ पे एक ईज आते हुए हम देखेंगे और ड्यूटीज भी यहाँ पे कम हुई है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं, और यहाँ पे मॉनसून जो है बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा, और ऑप्शन में जो सेलिंग आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी एक ट्रिगर देगा, इंडिकेशन देगा स्पॉट मार्केट को। तो यहाँ पे रिपीट परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बैंड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हायर साइड कह सकते हैं कि 7 to 8% का आएगा, लेकिन ऊपरी स्तर पे बिकवाली देखने को मिल सकती है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में। तो यानी कि कुछ मॉडरेशन यहाँ पर भावों में आती हुई नजर आएगी। लेकिन इस सब के बीच वंदना, जो एक और भाव आप जब बात कर रही थी तो हमारी स्क्रीन पे आया था वो था गुआर का। 3 से 4% की तेजी वहां पर है। यहाँ पर क्या लगता है कि और बढ़त देखने को मिल पाएगी? जी मनीषा, लगातार गुआर में मैंने बाइंग कॉल ही दिया है 3800, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा हायर साइड देखने को मिला है। और ये कमोडिटी मेन्था हो, गुआर हो, ये ऐसी कमोडिटीज हैं जो हायर साइड पे बहुत ज्यादा टिक के रहना इनके लिए मुश्किल होता है जब तक एक्सपोर्ट डिमांड एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं। इससे रिएक्ट करा है कि एकरेज यहाँ पे कम है, फूड प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और हायर साइड यहाँ पे गुआर सीड हो या गुआर गम हो देखने को यहाँ पे मिलेगा। 4850 तक मुझे लग रहा है कि गुआर सीड एक रिटर्न जो है वो दे सकता है। गुआर गम की बात करूं
तो ग्वागर में पहले मैंने 7,200 का टारगेट दिया था, लगभग वो टारगेट आ गया। मैं उसको एक्सटेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 7600 तक प्राइसेस यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ स्टेबल हो सकते हैं, जा सकते हैं। थोड़ी तेजी और है, लेकिन यहाँ पे समझदारी ये रहेगी कि अगर ये लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे मुनाफा वसूली करे और यहाँ पे बैठे नहीं। तो मेधा में जिस तरीके की मूव आई थी कि एकदम से हमने हायर साइड आते हुए देखा था और फिर से वहां पे बैक टू द पॉइंट को एक 925 935 वाले जोन में चली गई कमोडिटी। तो ऊपरी लेवल पे टिकना थोड़ा मुश्किल है, हायर साइड और है, थोड़ा सा हायर साइड आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके सेफली यहाँ पे निकलना होगा इस कमोडिटी। चलिए, यानी कि जब तक यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है उसका फायदा आप यहाँ पर उठाएं, लेकर बैठे ना रहें। और बात करते करते ही हमारे पास एक और व्हाट्सएप आया है, ये दिल्ली से आयुष का है। लिखते हैं कि निकल का एक लॉट इन्होंने खरीदा है 1500 के स्तर पर। प्रथमेश, क्या राय है? क्योंकि 1500 के ऊपर के लेवल्स हमने देखे, फिलहाल उसके नीचे है, लेकिन आप को कन्विक्शन है कि निकल में हम आगे भी तेजी आता हुआ देखेंगे, तो आयुष के लिए क्या राय है? आई थिंक एक बाय पोजीशन है तो होल्ड करें, फिलहाल स्टेबलाइजेशन जोन पे है। ओवरऑल इनका ट्रेड का स्टॉप लॉस 1460 रहेगा और एक खड़े रहे। मेरे ख्याल से इनको 3 से 4% का मूव यहाँ पे दिख जाना चाहिए। और नियर टर्म में कितनी तेजी यहाँ पर फिर देखने को मिल पाएगी? आपको लगता है कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ से भी है? आई थिंक नॉन फार्म पेरोल्स की डेटा अगर अच्छा है तो मेरे ख्याल से एक बूस्टर शॉट मिलेगा स्पेसिफिकली निकल को और बेस मेटल्स पैक को एंटायरली। तो मेरे ख्याल से यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। निकल स्पेसिफिक यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो अगर आप निकल लॉन्ग में हैं तो होल्ड करें अपनी पोजीशंस। अच्छा खासा रिबाउंड है, लेकिन इस हफ्ते में काफी डेटा है और सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा। काफी हद तक डायरेक्शन वहां से आती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। प्रथमेश, वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी बनाने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।